हाँ जी, गुड इवनिंग। प्रणाम सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो कार्यक्रम आज का स्टार्ट किया जाए, कुछ सवाल कर लेते हैं फटाफट। आज केवल पोटेंशियल के क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं सोच रहा था डाइपोल के भी सवाल करा दूं, लेकिन एक बैच में डाइपोल अभी नहीं हुआ है, तो डाइपोल के सवाल नहीं करेंगे, केवल पोटेंशियल के क्वेश्चंस करेंगे। एक दो तीन सवाल एक बच्चे ने भेजे, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी आए थे। ये एक सवाल था 19 नंबर का, कोई लिखा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ थिन चार्ज्ड डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सिग्मा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डिस्क इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, with respect to the field at the center, the electric field along the axis of ring at a distance r from the center of the disk reduced by कितना परसेंट रिड्यूस करेगा। ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखना है कितना है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अगर कोई डिस्क जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, इससे r डिस्टेंस पे या किसी भी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग ऐसे एज से ज्वाइन कर लेते हैं और इसको एंगल थीटा लिखते हैं, और फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, मेंस में या किसी एग्जाम में आया एडवांस में। तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बोल रहा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात। तो सेंटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। बोल रहा है कितना डिक्रीज कर गया ये बताओ। तो सेंटर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, पी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, और सेंटर वाले से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज लॉस आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, केवल कॉस थीटा वाला टर्म बच जाएगा। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा अपॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको भी कैंसिल कर दिया, इंटू 100 कर दिया। अब अगर इस डिस्क का रेडियस आर है तो ये कॉस 45 डिग्री है, और कॉस थीटा 45 डिग्री रखने से 1/√2 आता है। तो 1/√2 ऑफ 100% आ गया। 1/√2 का वैल्यू 0.7 के आसपास होता है, तो 70% के आसपास रिड्यूस कर गया। तो रिड्यूस बाय 70.7%। समझ गए क्या? यस सर। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। जिसने भी पूछा था उसको अब आइडिया लग गया होगा। एक और क्वेश्चन उसी बच्चे ने पूछा, बोला कि एक टाइनी स्फेरिकल ड्रॉप, देख लो सब लोग आराम से पढ़ो इसको, है ना। टाइनी स्फेरिकल ड्रॉप कैरिंग अ नेट चार्ज Q is balanced in still air with a vertical uniform electric field of strength इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 81/7 पाई इंटू 10 का पावर 5, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, और चार्ज का वैल्यू Q है, और ये हवा में बैलेंस्ड है। तो हवा में बैलेंस्ड है इसका मतलब है नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर QE लग रहा होगा, और आपस में बैलेंस्ड है, इसका मतलब QE का वैल्यू mg के बराबर होगा। एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा सवाल पूछा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द ड्रॉप इज ऑब्जर्व्ड टू फॉल with terminal velocity 2 into 10 raised to power -3, given g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, viscosity of air is 1.8 10 raised to power -5, and density of oil is 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैग्नीट्यूड ऑफ Q पूछा गया है। तो हमको ये पता चल गया कि अगर कोई ड्रॉप हवा में नीचे गिर रही है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 वैसे तो होता है रो माइनस सिग्मा और r² g बाय ईटा। ये फॉर्मूला विस्कस लिक्विड वाले चैप्टर में यानी विस्कोसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो 2/9, इसमें डेंसिटी ऑफ ऑयल तो रो दिया हुआ है, सिग्मा एयर का डेंसिटी नेग्लिजिबल मानना है, तो रो माइनस सिग्मा की जगह केवल रो लिखा। 900 इंटू रेडियस का वैल्यू इधर दिया नहीं है, उसको हमने r² मान लिया, इंटू g अपॉन ईटा। ईटा का वैल्यू दिया 1.8 इंटू 10 रेस्ट पर -5, और इसका वैल्यू दिया 2 इंटू 10 का पावर 3 या -3। अगर आप किसी तरह से सॉल्व करें तो r का वैल्यू इससे सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए r का वैल्यू आ गया, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, इज इक्वल टू
मास इस ड्रॉप का डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब क्वेश्चन में ये आर स्क्वायर का वैल्यू अगर इस इक्वेशन से सॉल्व करके यहां पे आर क्यूब का वैल्यू पुट कर दे तो चार्ज क्यू का वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी अपॉन ई इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाओ, अपने आप आंसर आएगा। भाई समझ गए क्या? यस सर। यस। एक सवाल और देखिए, ये बहुत ही लल्लू सवाल है, ये हो जाना चाहिए था आपसे। इस क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट सिग्मा का, सिग्मा मतलब प्लेन है, ये केवल एक सरफेस है सिग्मा का। तो सिग्मा वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला परपेंडिकुलरली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, क्योंकि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल में है, तो ये वाला कौन सा वाला हुआ, जे कैप या आई कैप? जे कैप सर। ये जे कैप हो गया। और एक टेढ़ा वाला प्लेट है, तो टेढ़े वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेढ़े वाले प्लेट के परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट है क्या? अगर यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये भी है, तो उसका cos 60 कंपोनेंट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट cos 60 आई कैप में हो जाएगा, और sin 60 जे कैप में हो जाएगा। तो जे कैप में जो है उसके साथ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट sin 60 जे कैप और ऐड कर देते हैं, और आई कैप में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट cos 60 ऐड कर देते हैं। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है, यानी सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट तो हो गया आई कैप में, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 + √3/2 ये हो गया जे कैप में। तो 1 + √3/2 हो गया जे कैप में, और 1/2। कोई आंसर नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, बिटवीन देम पूछा है, मैंने गड़बड़ कर दिया, लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम, तो ये वाला ना इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा चलेगा, ये नीचे और इधर चलेगा, ऐसे हो गया, मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी। अगर किसी ऐसे पॉइंट पे चलोगे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ चलेगा, समझ गए क्या? यस। तो इसका एक कंपोनेंट माइनस आई कैप और ये माइनस जे कैप है, यानी 1 + √3/2 की जगह माइनस चलेगा, और आई कैप वाला भी ऐसा नेगेटिव चलेगा। कुछ समझे क्या भाई? यस सर। तो ये ऐसे नीचे की तरफ हो गया, और ये भी नीचे की तरफ हो गया। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? अब मुझे डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। यस सर। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। Two identical thin rings, each of radius r, are coaxially placed at a distance r meter apart. यानी दो रिंग्स हैं और कोएक्सियली मतलब उन दोनों का एक्सिस सेम है, इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है, और उनके बीच का डिस्टेंस भी आर है। एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है। बोल रहा है कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू द सेंटर ऑफ अदर रिंग। अब ऐसा दिया नहीं कि किस रिंग से किस रिंग में शिफ्ट करना है, तो हमारे आंसर में Q1 - Q2 भी आ सकता है और Q2 - Q1 भी आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन में Q2 - Q1 ही लिखा है। इसका मतलब है हम Q1 वाले के सेंटर से चार्ज को Q2 वाले के सेंटर पे शिफ्ट करेंगे, और एक सेंटर से दूसरे सेंटर शिफ्ट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला U2 - U1 लिख देंगे। और जब U2 - U1 लिखते हैं तो इस कहानी में तीन चार्ज हैं, एक है Q1 रिंग का, एक है Q2 रिंग का, और तीसरा चार्ज Q है जिसको हम मूव करा रहे हैं 1 से 2 पे, 1 वाले के सेंटर से 2 वाले के सेंटर पे। तो जब कोई चार्ज मूव करता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? The charge of the moving into the potential of the still charge. तो हम लोग पोटेंशियल वैल्यू लिखेंगे उनका जो फिक्स्ड है। अब V2 में मान लो ये वाला पॉइंट का नाम 2 है और इस पॉइंट का नाम 1 है, तो 2 वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकालना है वो Q2 वाले रिंग का सेंटर है। तो इस पॉइंट नंबर 2 पे कौन कौन बनाएगा पोटेंशियल? दोनों दोनों रिंग बनाएंगे।
चलता हुआ चार्ज नहीं बनाएगा, केवल रिंग्स बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 रिंग बनाएंगे और यहाँ पर भी दोनों रिंग बनाएंगे, क्योंकि जितने चार्ज होते हैं सारे बनाते हैं, केवल जो चलता है उससे मल्टीप्लाई होता है वो नहीं बनाता पोटेंशियल। तो यहाँ Q इंटू, अब देखो Q2 वाले रिंग का पोटेंशियल लिख रहे हैं K Q2 बाय R प्लस K Q1 बाय √2R। समझ गए? यस सर। अब इसी में यही दोनों में Q1 Q2 पलट देते हैं, तो K Q1 बाय R माइनस K Q2 बाय √2R। Yes, sir. अब इसमें से तुम चाहो तो कुछ कॉमन ले लो, तो आप जब कॉमन लेंगे तो 1 + 1 बाय √2 कॉमन हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे K Q2 बाय R और K Q2 बाय √2R, इसमें देखेंगे तो ये 1 है, ये 1 बाय √2 है, 1 माइनस 1 बाय √2 हो गया। और K Q1 बाय √2R और ये भी है, तो इसमें 1 माइनस 1 बाय √2 ये भी हो गया। तो Q ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय √2 इंटू K Q2 माइनस Q1 बाय R। ऐसा आ गया हमारा वर्क डन का आंसर। कौन सा आंसर लग रहा है? बी वाला आंसर लग रहा है। डी वाला लग रहा है। अबे डी में तो प्लस लिखा है सर। बी ई, वेरी गुड, ई फॉर एलिफेंट, सही लग रहा है। ठीक है, अब 2-3 फॉर्मूले जल्दी से देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस, जो फॉर्मूले अपने क्लास में हमने नहीं किए हैं, उन क्लास के जो नहीं किए हैं वो फॉर्मूले हैं। मतलब ये क्लास को जो मिस कर रहा है उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गया। अभी मैं नॉर्मल क्लास में पढ़ाऊंगा नहीं, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए रिवॉर्ड है और जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं उनकी सजा है। ये बाद में देख लेंगे तो उनको भी मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये तीन चीजें मैं बता दे रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ लॉन्ग रॉड, यानी अगर एक इनफाइनाइट रॉड हो और उसके सामने कोई पॉइंट R1 डिस्टेंस पे हो, उसका पोटेंशियल V1 हो, कोई पॉइंट दूसरा वाला R2 डिस्टेंस पे हो और उसका पोटेंशियल V2 हो, तो यहां पे V2 माइनस V1 का वैल्यू K लैम्डा ln R1 बाय R2 हो जाएगा। वैसे तो R2 बाय R1 होता, लेकिन इंटीग्रेशन के आगे माइनस लगा रहता है। कभी ऐसा सुना है आपने? यस सर। तो इसलिए लिमिट पलट दिया है मैंने। वैसे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ होगा? R1 to R2 R1 to R2, यानी अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट है, लेकिन माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन किया। वैसे भी सोच लो, अगर ये प्लस लैम्डा का रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा कि टुवर्ड्स होगा? अवे होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा V1 से V2 में या इंक्रीज करेगा? Decrease. करेगा, इसलिए V2 का वैल्यू V1 से छोटा आएगा। इसलिए ये आंसर अगर कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव आता है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला हो गया। ये कैसे आया होगा आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है? ये हमने गड़बड़ लिख दिया, इसमें 2 लिख देते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट रॉड क्या होता है? 2k लैम्डा बाय r, और उसको इंटीग्रेट कर दिया तो 1/r dr का इंटीग्रेशन ln r2 बाय r1 या ln r1 बाय r2 हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहां पे इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 नहीं ले सकते, नॉट डिफाइंड है। आप देखो, अगर इसमें मैं इंफिनिटी डालूं तो ln इंफिनिटी का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। समझ गए क्या? यस यहां पे इंफिनिटी वाला पॉइंट इसलिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि रॉड खुद कहां कितना लेंथ का है? Infinity. अगर मैंने कहा तुम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ, तो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाओगे तो भी जरूरी नहीं कि रॉड से इनफाइनाइट जा पाओगे। हो सकता है इनफाइनाइट पहुंचने के बाद भी तुम देखोगे तो रॉड तुम्हारे बगल में ही होगा, क्योंकि रॉड खुद कहां तक चल रहा है? Infinity. तो यह समझ गए ना? जैसे पॉइंट चार्ज से मैंने बोला इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ, तो पॉइंट चार्ज से तुम किसी भी रास्ते में चले जाओगे, कभी ना कभी इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन रॉड से अलग अलग रास्ते पे चलने पर जरूरी नहीं है कि रॉड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच पाओ। सो ऑल पॉइंट्स एट इंफिनिटी आर नॉट सेम एज फार एज रॉड इज कंसर्न, क्योंकि रॉड के एंड खुद ही कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक। यानी कि चार्ज खुद कहां तक फैला हुआ है? इंफिनिटी तक। हाँ भाई बोलो। सर लेकिन जो रॉड है वो तो एक ही एक्सिस जा रहे हैं, हम दूसरे जैसे वाई एक्सिस में रॉड जा रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस में बहुत दूर तक जा सकते हैं, इंफिनिटी तक। क्या कह रहे हो? सर रॉड
तो जैसे रॉड वाई एक्सिस में और हम एक्स एक्सिस में इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो हाँ तो जा सकते हो, लेकिन क्या वाई एक्सिस का इंफिनिटी और एक्स एक्सिस का इंफिनिटी दोनों पॉइंट सेम होंगे? नहीं सर। तो फिर हम इंफिनिटी को बोल सकते कि इनफाइनाइट मतलब रॉड से इनफाइनाइट फॉर एनी इंफिनिटी। देखो हम कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते ना इंफिनिटी में कि ये अच्छा इंफिनिटी है, ये खराब इंफिनिटी है, ये एक्स एक्सिस का इंफिनिटी। कभी कभी इंफिनिटी को एक्सिस के हिसाब से बनाया हमने, ठीक है ना? नो सर। इसलिए यहाँ पे डिफाइंड हो भी नहीं रहा है। तो इस कहानी में केवल पोटेंशियल डिफरेंस का ही आंसर याद करना है, पोटेंशियल का आंसर यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का क्या होता था? KQ KQ by R। अगर मैं R1 से R2 जाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो तुम कहोगे KQ by R2 माइनस KQ by R1। वहां पे डिफरेंस भी डिफाइंड है और पोटेंशियल भी डिफाइंड है। यहाँ पे क्या डिफाइंड है? पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, लेकिन पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। नहीं हो रहा। पोटेंशियल डिफाइन नहीं हो रहा, तो बस उतना ही दिमाग में रखो। वैसे भी सवाल अगर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाता है तो क्या आता है? आपको लिखता है K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। तो U2 माइनस U1 आपको इधर से सॉल्व हो जाएगा, तो K1 माइनस K2 भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अभी एक सवाल कर लेंगे। फिर इधर लिखा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनफाइनाइट शीट। बोलो इनफाइनाइट शीट जो होते हैं उसका साइज भी अगर इंफिनिटी है तो यहां पर भी इनफाइनाइट वाला डिस्टेंस डिफाइंड नहीं होगा। तो बताओ इनफाइनाइट शीट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा अगर इसके सामने एक पॉइंट R1 डिस्टेंस पे और दूसरा पॉइंट R2 डिस्टेंस पे हो और मैं पूछूं इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है, तो आप कहेंगे V2 माइनस V1 इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। ये तो बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो E डॉट dr E इंटू डेल्टा R हो जाएगा। समझ गए क्या? सर अच्छा क्या कह रहे हो भाई? उसमें ये नेसेसरी नहीं है ना सर, उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों पॉइंट सेम लाइन पे आ रहे हैं। हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं ना, तो उसमें ना उसमें। अच्छा ये बताओ, ये सारे पॉइंट अगर रॉड में थोड़ा ऊपर लें थोड़ा नीचे लें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही चलता है जैसा सामने वाले पॉइंट, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स आर एट मिड पॉइंट। इसलिए इसमें भी देखो आप ये ऐसे भी याद रखो ना कि जैसे कोई शीट है, ये शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तुम बोलोगे शीट के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो अगर हम टेढ़ा भी जाएं तो भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए केवल कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला या परपेंडिकुलर वाला? लॉन्ग वाला। तो टेढ़े वाले में हमको ये पॉइंट यहां से यहां जा रहे हैं या यहां से यहां जा रहे हैं, एक ही बात है। समझ गए क्या? जी सर। मतलब कि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सर एक पॉइंट ऊपर ले लिया और एक पॉइंट थोड़ा नीचे ले लिया। ऊपर से नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल आगे पीछे वाले डिस्टेंस चाहिए मुझे। जी सर। फील्ड के अलोंग वाले, उसी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है? यस सर। अच्छा ये है अगर कंडक्टिंग प्लेट, मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू। समझ गए क्या? हाँ सर। अब ये केवल पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया है, प्लस माइनस आप खुद ही डिसाइड कर लेना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनेगा जब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं आपको। ये तीनों प्लेट का एरिया ए है। एक प्लेट पर हमने चार्ज डाला +10, दूसरे पे डाला -4, तीसरे पे डाला +2। अब बताओ हर एक पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो? यस सर। तब 10 + 2/2 कर देंगे तो मुझे V1 माइनस V2 का आंसर बताओ। इनके बीच का सेपरेशन D1 है। ऐसे ही V2 माइनस V3 का आंसर बताओ, उसका भी सेपरेशन ऐसा दिया है D2।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख दें क्या? बताओ कितना कितना लिखें? एक्सट्रीम वाले पे 4 +3 +6 -6 -6 +2 -2 +2 -4 ठीक है। यस सर। अब अगर Yes, एक sir. सरफेस पे +6 है और एक -6 है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कभी कैलकुलेट किया था क्या? मैंने बोला था जो भी चार्ज दिखे उसको डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट कर दो, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो इस बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे 1 और 2 के बीच में? 0 6 by epsilon naught. अबे 1 और 2 प्लेट के बीच में 0 कहां से हो गया? यहाँ 6 है या -6 है, 6 से -6 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा भाई 6 बाय A एप्सिलॉन नॉट। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? D1. अच्छा बताओ कौन सा प्लेट हायर पोटेंशियल दिख रहा है आपको, या कौन सा प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और कौन से पे नेगेटिव? प्लेट प्लेट 1 1 के सरफेस पे पॉजिटिव है, प्लेट 2 के सरफेस पे नेगेटिव है, दिख रहा है क्या? यस सर यस सर। पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल और नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो V1 और V2 में कौन हायर पोटेंशियल हुआ? प्लेट 1 V1 और V2 में कौन सा हायर पोटेंशियल हुआ? V1। तो V1 माइनस V2 का वैल्यू जो हमने लिखा वो यही लिखा। अगर V2 हायर और V1 लोअर होता, मैंने सवाल में पूछा है V1 माइनस V2, तो ये आंसर नेगेटिव लिखना पड़ता। कुछ समझे क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर चलो बताओ, एक अभी 2 वाले प्लेट का सरफेस +2 है और 3 वाले सरफेस का वैल्यू -2 है, तो 2 से -2 में हायर पोटेंशियल कौन है? +2 वो सरफेस हमेशा एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इसका आंसर लिख रहे हैं V2 माइनस V3 का 2 बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D2। समझ गए क्या? यस यस अब ये 2 बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D2 प्लस में लिखेंगे या माइनस में? प्लस में, Plus में। क्योंकि जो मिडिल वाला प्लेट है उसका आप दोनों सरफेस के बारे में बात नहीं करना। ये नहीं कहना सर इसका एक सरफेस तो नेगेटिव भी है और दूसरा सरफेस पॉजिटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से तो लोअर हो गया ना। केवल कंपैरिजन फेसिंग सरफेस को करना है। बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये +6 से -6 में दो सरफेस हमेशा जब फेसिंग आते हैं तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। उसी से डिसाइड हो जाएगा कि इन दोनों प्लेट में से आपस में कौन हायर कौन लोअर है। लेकिन जो जैसे इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल V3 है, तो इसके दोनों सरफेस और बीच की सारी जगह का पोटेंशियल V1 है। इसके पूरे प्लेट के हर पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। आपको ये सब याद है कि नहीं कि एक कंडक्टर में एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल V2 हो गया तो सबका V2 हो गया। फिर ये नहीं कहना सर ये तो नेगेटिव है, ये तो V2 से कम होगा, ये तो पॉजिटिव है, ये तो V2 ज्यादा होगा। नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्शन से बनते हैं, लेकिन पूरे प्लेट का पोटेंशियल एक ही होता है जो होना है। तो जैसे बीच वाले का V2 है तो V1 V2 से बड़ा है और V2 V3 से बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉजिटिव से नेगेटिव इधर है। पहचान गए क्या? यस सर। तो दो फेसिंग सरफेस दिखेंगे, उसमें से एक पॉजिटिव होगा, एक हमेशा नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा वो हायर होगा और जो नेगेटिव होगा वो लोअर होगा। बस इतना है। चलिए देखिए सवाल। क्वेश्चन लिखा है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज released from rest at a distance r0 from a positive line charge of uniform density. Speed of the charge as a function of instantaneous distance r from the line charge is proportional to. अब यहां पे स्पीड है, अगर स्पीड नहीं लिख के काइनेटिक एनर्जी लिखते तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते। चार्ज Q को अगर मैं किसी रॉड के सामने ऐसे चलाऊं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाए, अभी तो हमने लिखा था कि ये वाला टर्म क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का उल्टा है, लॉस लिख दिया है R2 R1 करके, ठीक है ना। ये डेल्टा V है, अभी इसको लिखा था हमने, लेकिन इसको जब लिखा था तब हमने लिखा था V2 माइनस V1, ये वाला टर्म V1 माइनस V2 है। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस किया तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया।
और गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 लिखा, ये समझा कोई? Yes, sir. तो ये जो ln में आंसर है ये पोटेंशियल एनर्जी का आंसर है, और पोटेंशियल एनर्जी के लॉस से काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, तो वेलोसिटी का आंसर किस में आना चाहिए? रूट ऑफ ln में आना चाहिए। आप लोग समझ पा रहे हो कि? यस सर। Yes, sir. भाई मुझे पता है कि ln में आंसर पोटेंशियल डिफरेंस का था, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ln में है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ln में होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर ln में है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ln में होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ln आएगा तो वेलोसिटी तो रूट ऑफ ln आएगा। कौन सा आंसर सही हो गया? D. डी सही हो गया। ये हमने किया हुआ है, करेक्ट है क्या? Yes, sir. ये हो गया। Yes. एक बार क्यूब वाला सवाल क्लास में किया हुआ था। Yes, sir. नहीं किया होगा आपने तो कर जरूर लेना है ना, एक प्रैक्टिस ऐसे सवाल की होनी चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन में लिखा है अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ए बी सी। ए सबसे छोटा है, फिर बी है, फिर सी है, सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल टू वन अनदर। यानी टोटल चार्ज क्यू है और उसको 3 पार्ट में ब्रेक करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि यहां पे ऐसे लिखते सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। कोई समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो सिग्मा का वैल्यू हमको पता चल गया क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा बताओ, अब 3 स्फीयर हमारे पास हो और हमें पूछा है सबसे छोटे स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल। तो जब अंदर का पोटेंशियल निकालते हैं तो सरफेस जैसा ही चलता है, और सिग्मा के टर्म्स में सरफेस का पोटेंशियल सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट चलता है। ये अंदर के पॉइंट के लिए होता है, और बाहर के लिए सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर होता है। बहुत कम बच्चे हैं जो इतना पेन लेते हैं और ये सब याद रखते हैं। कुछ बच्चे मेरी तरह होते हैं जो याद करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मस्त मौला होते हैं, वो कहते हैं अरे यार जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे ना। एग्जाम आते आते इतनी सारी चीजें हो जाएंगी हमारे को याद करने के लिए, लास्ट मोमेंट पे कुछ याद नहीं होगा। अगर इनमें अभी फोकस नहीं किया ये बाद में नहीं याद होते। तो हमको कहां पोटेंशियल निकालना है, जरा देखो क्या लिखा है, कहां पोटेंशियल निकालना है? स्मॉलेस्ट स्फीयर के अंदर वाला। सबसे अंदर। हाँ, सबसे अंदर निकालना है। तो सबसे अंदर मतलब तीनों के लिए तो इंटरनल पॉइंट हो गया ना भाई। यस। अब इंटरनल पॉइंट में ए वाला स्फीयर, ए वाले स्फीयर का रेडियस, एक का ए है, एक का बी है, एक का सी है। तो पोटेंशियल के लिए एक ए वाला लिखेगा, फिर बी वाला बनाएगा और फिर सी वाला बनाएगा। तो ए वाला कितना बनाएगा? सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। बी वाला कितना बनाएगा? सिग्मा B by F. सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन। सभी के लिए इंटरनल पॉइंट है तो सबका फॉर्मूला भी तो एक जैसा हो गया, बस सबका रेडियस अलग है। तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन। कौन सा आंसर आते हुए लग रहा है बताओ? B. पहचान गए क्या? इसी तरह का एक सवाल और कर लेते हैं। लिखा हुआ 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली रेडिया ए बी एंड सी हैविंग सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। पोटेंशियल ऑफ शेल बी पूछा है, बी वाले का पोटेंशियल पूछा है यहाँ पे।
तो एक का रेडियस है a, दूसरे का रेडियस है b, तीसरे का रेडियस है c। मतलब a के बाहर वाला पॉइंट है, b के सरफेस वाला पॉइंट है, c के अंदर वाला है। तो सरफेस हो या अंदर हो तो वो तो अंदर वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे, और जो बाहर वाला उसके लिए फॉर्मूला अलग। तो पहले a की वजह से लिख रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आप जल्दी से करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा। अगर आप थोड़ा भी अलर्ट भी रहे तो 4 ऑप्शन बिना सॉल्व किए आंसर बता पाएंगे, बिना सॉल्व किए भी बता पाएंगे। तो पहले प्लस सिग्मा ए वाले रेडियस से बी वाले का पोटेंशियल निकालना है। मैंने आपको सिखाया था जो रेडियस बड़ा दिखे उसी से डिवाइड कर देना होता, लेकिन के क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला था। यहाँ पे ए वाले रेडियस का तो सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी। ये कोई समझा गया? यस सर। यस सर। अगर आर रेडियस का स्फीयर है और हमें बाहर स्मॉल आर पे चाहिए सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। सी आ रही है। फिर माइनस सिग्मा, अब ये बी बाय एप्सिलॉन नॉट, और प्लस सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन, क्योंकि सी वाले के भी अंदर है और बी वाले के तो सरफेस पे है, सरफेस अंदर, सेम बात हो गई। तो सी तो अलग रखते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी आ रहा है, लिखा गया यस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी और प्लस सी, सी तो अलग है ही। बहुत मुश्किल सवाल है क्या? नो सर। अब बताइए, ऐसे सवाल आए तो हमारा सिलेक्शन का चांस अच्छा होना चाहिए ना। और बहुत कम लोग हैं जो ये फॉर्मूले कर पा रहे हैं। भाई अपने आप को थोड़ा स्पेशल भी समझो, लेकिन इतना लल्लू है कि इतना, मतलब ये भी समझ लो कि ये ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा, सभी लोग कर पाएंगे, जिनको याद है सब करेंगे। स्फेरिकल मेटल शेल ऑफ रेडियस आर ए, सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर बी, आर बी इज लेस देन आर ए। तो आर बी तो अंदर हो गया और उसके ऊपर एक आर ए हो गया। आर, अच्छा कॉन्सेंट्रिक थोड़ी ना, लिखा आर केप्ट फार अपार्ट गिवन चार्ज ईच गिवन चार्ज क्यू। एक आर बी हो गया, एक आर ए हो गया, आर ए का वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है, और दोनों को कनेक्ट मेटल वायर से कर दिया। तो बताओ मेटल, इसको भी क्यू दिया था पहले और इसको भी क्यू दिया था, क्यू चार्ज, ठीक है। चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है? हायर ऐसे मैं अगर आपको ऐसे सिंपल बोलूं कि दोनों को बराबर चार्ज दिया तो हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? बी वाला। पॉजिटिव छोटा स्फीयर वाला है, आरबी वाला। हाँ आरबी वाला हायर पोटेंशियल है, क्योंकि छोटा रेडियस वाला है तो वो छोटा चार्ज रखना चाहेगा बाद में, और बड़े रेडियस वाला बड़ा रखना चाहेगा। या ऐसे सोच लो, देखो इसमें बहुत सारे वो रिलेशन है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा बताओ, ए के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है ना दोनों लोग। नहीं समझे? मेटल के तो बने, तो मेटल का चार्ज कहां पे रहता है? सरफेस पे। सरफेस पे रहता है। भाई बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब इंडक्शन हो नहीं सकता। अगर इंडक्शन होगा भी तो भी आउटर सरफेस पे होगा। अंदर के सरफेस पे तभी चार्ज रहता है जब अंदर भी कोई चार्ज हो। अंदर कोई हवा में चार्ज रखा नहीं है, तो सारा चार्ज केवल बाहर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए इज 0। खाली जगह जरूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए 0। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि बाद में जो फाइनल चार्ज आता है उसमें QA बाय RA का वैल्यू QB बाय RB होगा। ये कोई समझा क्या? यस सर। ये क्या कर दिया हमने? पोटेंशियल इक्वल कर दिया। अच्छा, तो QA जैसे रेडियस जिसका बड़ा है तो चार्ज भी उसी का बड़ा होगा। तो क्या बी ऑप्शन सही है कि गलत? गलत। गलत है। सही है।
सही है। ये ऑप्शन तो हो सकती है, तो सही होगा या गलत होगा? रेडियस ए का बड़ा है तो चार्ज किसका बड़ा होगा? चार्ज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बड़ा होगा। हाँ जी, बी सही है। चार्ज ए का ज्यादा हो गया। दूसरा बात, अगर Q1 बाय R1 इक्वल टू Q2 बाय R2 है तो Q को क्या सिग्मा अपॉन इंटू 4 पाई R स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, इससे कैंसिल कर दे तो क्या ऐसा सिग्मा ए आर ए इक्वल टू सिग्मा बी आर बी आ गया, यानी सिग्मा ए बाई सिग्मा बी का वैल्यू आर बी बाई आर ए आ गया, या सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर आ गया। ये हमने पढ़ा था क्या कभी? जब पढ़ा था कंडक्टर की प्रॉपर्टी, मैंने बोला था आपको बाद में Yes, ये sir. आएगा, ये बाद में सीख जाओगे, ये बाद में आ जाएगा अपने आप। ये कंडीशन किससे आई है कि जैसे जब वायर लगा दिया ना मैंने इसके बीच में, तो ये दोनों मिलके एक कंडक्टर हो गए। कुछ समझे क्या आप ये बात? जैसे ही इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में ये वायर लगाया तो ये दोनों अलग अलग कंडक्टर नहीं, अब ये दोनों मिलके क्या हो गए? एक कंडक्टर हो गया। और दुनिया में एक कंडक्टर पे जब चार्ज डालते हैं तो चार्ज कहां फैल जाता है? सरफेस। आउटर सरफेस पे। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। तो और सरफेस पे जो चार्ज फैलता है उसकी बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन बाहर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। उसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर होता है। ये 2 3 4 फैक्टर हमने लिखे थे क्या? यस सर। यस 4 पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रूव हो रहा है कि नहीं? देखो इसका जब ऐसे एक बड़ा सा कंडक्टर मैंने दे दिया, मैंने बोला इस पे चार्ज डाल दो, तो चार्ज यहाँ फैल गया था ना। यस सर। तब मैंने सिखाया था भाई कहीं का रेडियस कम होगा, कहीं का रेडियस ज्यादा होगा, तो जहां ज्यादा होगा वहां सिग्मा कम होगा, जहां छोटा रेडियस वहां ज्यादा होगा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। उसका प्रूफ यहीं से आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे केस में हम सॉल्व नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन ये एक सिंपलर एग्जांपल है, इससे हो जाता है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सी वाला सही हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सी वाला सही हो गया, क्योंकि जिसका सिग्मा उल्टा हो गया, सिग्मा ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर ए। डी वाला सही है कि नहीं? सर सही है बी वाला। क्योंकि जिसका रेडियस बड़ा है उसका सिग्मा कम होगा। ये बात समझ गए? यस सर। Yes, और sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? आपने लिखा आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, अब इसका उल्टा बोलो, सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी, इसका प्रोपोर्शनल बोलो, ई ए इज लेस देन ई बी ऑन द सरफेस। सारे फैक्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। लेकिन ये सारी कहानी किस बात से प्रूव हो रही है? जब वायर कनेक्ट किया तो पोटेंशियल सेम हो गया, उससे हमने सारी बातें प्रूव कर दी। ठीक है, अच्छा मजेदार सवाल है। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। एक स्फीयर है जिसका चार्ज डेंसिटी रो है, पूरा अंदर बेसन का लड्डू। इसके सेंटर का पोटेंशियल VC है और सरफेस का पोटेंशियल VS है। सवाल पूछा इनका डिफरेंस क्या होगा? हाँ जी, डी। क्या हम किसी रो डेंसिटी वाले स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं? कोई फॉर्मूला है हमारे पास बाहर का? मान लो बाहर का निकालना हो। रो क्यूब कैपिटल रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बस आर स्क्वायर की जगह आर कर देना होता, बाहर का आ जाता है।
Yes, sir. अब इस फॉर्मूले से अगर सरफेस का निकालना चाहें तो क्या वैल्यू रखना पड़ेगा स्मॉल आर की जगह? कैपिटल तो यहाँ कैपिटल आर लिख देंगे तो यहाँ आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, समझ गए क्या? Yes. सरफेस का पोटेंशियल हो गया रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस का आ गया। फिर मैंने आपको सिखाया था कि सेंटर का पोटेंशियल 3 सरफेस by का 2. 3/2 टाइम्स होता है। ये किसी को याद आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. कंडक्टर के सरफेस पे KQ/R होता था, सॉरी नॉन कंडक्टर के सरफेस पे KQ/R होता था, और सेंटर पे 3 by 2 KQ. जितने ज्यादा सवाल कर लेंगे, जितने ज्यादा रिजल्ट पकड़ लेंगे, उतना ही फास्टर क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो ये रिजल्ट हमें पता है, नहीं तो फॉर्मूले में वैल्यू डालना पड़ता। अंदर का फॉर्मूला भी हमारे पास है, VC इज इक्वल टू रो 2 epsilon. रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 3r square ब्रैकेट minus 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, याद आ गया? Yes, sir. अगर इसमें स्मॉल r की जगह 0 रख दे तो अंदर का पोटेंशियल क्या आ जाएगा? देखो तो ये इसको 0 करेंगे तो 3/6 हो जाएगा। 3/6 मतलब रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नहीं तो इसमें सरफेस सेंटर का निकालने के लिए 3/2 इंटू सरफेस का पोटेंशियल रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये दोनों सेम रिजल्ट है कि नहीं? Yes, sir. अब हमको सवाल पूछा है कि सेंटर से सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो रो के टर्म्स में। तो ये 1/2 है और वो 1/3 है, तो 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। बाकी रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट तो चलेगा ही। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? A. Option A. ठीक है, पढ़ो भाई। भाई एक दो सवाल और आए, 2-3 सवाल और कर लेंगे बस, पोटेंशियल में इतना ही करेंगे, फिर डाइपोल आएगा। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनर मेटल स्फीयर इज 10 वोल्ट, दैट ऑफ आउटर शेल इज 5 वोल्ट, देन पोटेंशियल एट द सेंटर इज, बोलो। D. D. डी Zero. 0। सर दोनों C. बनाएंगे ना? हाँ जी, सी होगा, सी सी नहीं, ये दोनों पहले से ही हैं। सर ए होगा, सर ए ए होगा, ए सही सवाल है, जवाब है। देखो इस पे कुछ चार्ज इस पे पड़ा होगा, कुछ चार्ज इस पे पड़ा होगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। समझ गए क्या? हाँ सर, 2 मेटालिक Yes, sir, स्फीयर्स yes, sir. हैं, तो 2 मेटालिक स्फीयर में तुम छोटे स्फीयर पे चार्ज दोगे तो उसके आउटर सरफेस पे रहेगा, बड़े स्फीयर का जो चार्ज है वो थोड़ा इनर सरफेस पे रहेगा और थोड़ा आउटर सरफेस पे रहेगा। तो दोनों स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? होगी। हमको कैसे पता है? क्योंकि ये 10 वोल्ट का और ये 5 वोल्ट का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का वैल्यू बदल गया कि नहीं बदल गया? बोलो। Yes, sir. लेकिन इस छोटे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर छोटे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके अंदर पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं वैल्यू होगा। चेंज नहीं हो रहा पोटेंशियल का, इसका क्या मतलब? 10 वोल्ट है। जो वैल्यू छोटे स्फीयर का है वही अंदर चलेगा। ठीक है, आप चाहें तो हम कैलकुलेट भी कर पाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं। चलो, लिखा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कैरिंग चार्ज Q, ईच ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 1 2 4 8 ऐसे रेडियस बना हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पोटेंशियल सेंटर पे बताना। पहले रिंग का पोटेंशियल क्या लिखोगे? KQ/1। दूसरे का क्या लिखोगे? KQ/2 2. माइनस लगा दिया। तीसरे में क्या लिखेंगे? plus KQ/2 चौथे में क्या लिखेंगे? KQ/8 तो सब KQ तो कॉमन ले लिया, तो आ गया 1 - 1/2
+1/4 -1/8, तो इसमें कॉमन मल्टीप्लायर या फैक्टर क्या चल रहा है बताओ? उसको R बोलते हैं, 1/2 लग रहा है क्या? Yes, sir. अबे +1/2 नहीं है, -1/2 है, करेक्ट है? Yes, Yes, sir. sir. और फर्स्ट टर्म है KQ या फर्स्ट टर्म बोल दो 1, तो पोटेंशियल यानी सम का वैल्यू होता है A/1 - R, सुना है क्या? Yes, sir. फाइनाइट जीपी है भाई, A की जगह लिख देंगे KQ × 1 डिवाइड बाय 1 - 1/2, तो हो जाएगा 3/2, ऊपर चला जाएगा 2 KQ/3, 2 KQ/3 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करोगे तो 6 नीचे आ जाएगा। कौन सा आंसर ठीक लग रहा है? डी फॉर दिल्ली ठीक हो गया। Yes, sir. वेरी गुड। Solid sphere of radius r is charged uniformly at what distance from its surface? Electrostatic potential is half of the potential at center. Solid sphere है, charge uniformly है, यानी कि ये तो हमने किया हुआ था, r/3 आ जाता है, क्यों भाई? Yes, sir. ये तो क्लास में किया हुआ वही सवाल है भैया, याद आ गया? हाँ सर। क्लास में किया हुआ है। चलो दूसरा करते हैं। 4 equal charges plus q placed at the four corners of square with its center at origin lying on yz plane, electrostatic potential energy of a fifth charge q versus varies on x axis। तो 4 चार्जेस yz प्लेन में हैं, जैसे ही 4 इक्वल चार्ज yz प्लेन में लगाए वैसे ही तुमको क्या याद आया? Sir, identical ये charge रिंग है तो है, कौन सा? चार्ज नहीं है, क्या है ये? रिंग है। अब रिंग बताओ है। रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लगाया था तुमने? KQ(x/(x²+r²⁴)/2। अरे लल्ला, पोटेंशियल पूछे तुम तो फील्ड बता दिए जोश में। तो जोश में होश खो गए आप। KQ/√(x²+r²) ये लिखा था, समझे क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. बताओ Yes, sir. रिंग के पोटेंशियल का, रिंग का जब पोटेंशियल लिखते थे तो उसका हमने ग्राफ भी बनाया था। तो ग्राफ ऐसे बनाया था, यहाँ से बस ऐसे घटता था, याद आ गया? Yes, sir. तो दूसरे साइड भी ऐसे ही घट जाएगा। कौन सा ग्राफ ठीक लग रहा है? जैसे ही पॉलीगन पे n इक्वल चार्जेस आ जाएं और जिस प्लेन में पॉलीगन हो उसके परपेंडिकुलर में पूछा जाए फील्ड, रिंग का केस हो जाता है। अब ये बहुत बार कर चुके हैं, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंदी और एडवांस टाइप का सवाल है, बहुत ही केयरफुली करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे इसको। लिखा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर रेडियस r हैज पोटेंशियल v0 विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी ऑन इट्स सरफेस। बताओ मुझे कोई भी स्फीयर का सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? क्यू के टर्म से बोलो। तो इसका वैल्यू v0 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. फिर लिखा है कि फॉर दिस स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ पोटेंशियल 3v0/2, 5v0/4, 3v0/4 and v0/4 are have radius r1, r2, r3, r4 respectively। अगर v0 का वैल्यू ये है तो स्फीयर के अंदर वाले जो पोटेंशियल है वो v0 से बड़े होंगे और जो बाहर वाले पोटेंशियल है v0 से छोटे होंगे। ये कोई इमेजिन कर पा रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. आपको कुछ याद आ रहा है? इसका ग्राफ भी बनाए तो पहले बाहर पैरा छोटे बोला था, होंगे समझ आ गया, अंदर बड़े होंगे वो समझ नहीं। हाँ, क्योंकि सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है, तो सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। कितना होता है सेंटर पे पोटेंशियल? 3/2 KQ। हाँ, तो सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2 KQ/R। अब KQ/R V0 है तो ये सेंटर का पोटेंशियल 3/2 V0 हो गया। इसमें एक वैल्यू 3/2 V0 ही दिया, इसका मतलब है R1 रेडियस का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। समझ में आया कैसे आया? Yes. नहीं समझ में आया? फिर से बताते हैं। हमको 4 अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं। मुझे पता है कि सरफेस का पोटेंशियल V0 लिखा है
सॉलिड स्फीयर रेडियस r हैज पोटेंशियल v नॉट ऑन इट्स सरफेस। तो सरफेस के पोटेंशियल का फॉर्मूला kq/r होता है, उसको तो मैंने v नॉट मान लिया। फिर मैंने बोला अगर सरफेस का kq/r होता है तो सेंटर का कितना होता होगा, वो होता है 3/2 kq/r। तो kq/r की जगह v नॉट लिख दिया तो 3/2 v नॉट सेंटर का आ गया। अब इसमें बोल रहा है एक ऐसा रेडियस है जिसका पोटेंशियल 3v0/2 है, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल 3v0/2 सेंटर का होना चाहिए। तो सेंटर पे रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो गया है, 0। यानी सेंटर से कितना दूर है, 0। तो इसका मतलब है कि r इज नॉट इक्वल टू 0, तो गलत ही हो गया, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। कुछ समझे क्या? यस सर। मतलब Yes, sir. R1 का आंसर तो 0 ही हो गया। इसका मतलब है B सही हो सकता है, C सही हो सकता है, D सही हो सकता है, लेकिन A तो सही नहीं हो सकता। अब आगे वाले करते हैं। ये 5v0/4 v0 से बड़ा नंबर है कि छोटा? बड़ा नंबर है, तो ये अंदर का पॉइंट होगा कि बाहर का? तो हमने लिखा अंदर के पोटेंशियल का फॉर्मूला 5/4 v0 की जगह लिखा kq/r इक्वल टू kq/2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस r²। ये मैं जो लिख रहा हूं आप समझ पा रहे हो क्या लिखा है? यस सर। Yes, sir. ये पोटेंशियल का वैल्यू लिखा, उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस निकालूंगा अब मैं। तो kq कैंसिल हो गए, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ का r² चाहे तो ऊपर भेज सकते हैं, और 2 से 4 कैंसिल हो गए, यहाँ 2 लिख दिया। तो 5/2 में r² मल्टीप्लाई हो गया, तो 5/2r² इक्वल टू 3r² माइनस r²। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो 3r² माइनस 5/2r² करेंगे तो r²/2 इक्वल टू r²। तो r का वैल्यू आया r/√2, यानी स्मॉल r का वैल्यू आया 0.7 r के आसपास। ठीक है क्या? इस r को हम r2 लिख देते हैं। इतना बात समझ गए? मुश्किल हो गया क्या ये? No, sir. स्मॉल r का वैल्यू r/√2 हो गया, यानी 5/4 v0 का आंसर r/√2 पे आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके आगे वाले जो वैल्यूज हैं वो कैसे हैं, वो v0 से छोटे कि बड़े हैं? छोटे हैं। और छोटे वाले जो वैल्यूज हैं वो बाहर के पॉइंट के पोटेंशियल होंगे कि अंदर के? बाहर। और बाहर के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? kq/r का मतलब है जैसे v0 r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना नंबर कम होता जाएगा उतना ही रेडियस बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए क्या? यस सर। अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल सरफेस का है v0, फिर मैं बोलूं आगे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल v0/2 हो गया, तो तुम बोलोगे kq का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब r का वैल्यू 2r हो गया होगा। अगर मैं कहूं आगे का पोटेंशियल v0/3 हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? डिस्टेंस का वैल्यू 3r हो गया होगा। मैं जो बोल रहा हूं डायरेक्टली वो समझ पा रहे हो? यस सर। इस दोनों नंबर को देखते ही मैंने देखते ही बोल दिया कि r3 का वैल्यू हुआ होगा 4r/3 और r4 का वैल्यू हुआ होगा 4r। तो समझा क्या ये चालाकी मेरी? यस सर। बहुत ऊंचा भयंकर कैलकुलेशन कर दिया। देखते ही मुझे आइडिया लग गया कि जितने वैल्यू से v0 डिवाइड हो रहा है उतने वैल्यू से रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये जो v0 3v0/4 है, इसको मैंने एक बार बदल के v0/4/3 लिख दिया। तो kq/r वाले फॉर्मूले में r का नंबर 4/3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर का वैल्यू v0/4/3 आ जाएगा। समझे? यस सर। जितना नंबर नीचे दिख रहा है उतना ही रेडियस से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रेडियस बैठा। तो r3 r4 हो गया। अब मैं जरा सेकंड ऑप्शन चेक करता हूं। लिखा है r2 इज ग्रेटर देन r4 माइनस r3। r4 का वैल्यू 4r है और r3 का वैल्यू 4r/3। इनको माइनस करते हैं तो r4 माइनस r3 का वैल्यू क्या आया बच्चों? 8r/3। 8r/3 होता है 2.6
2.66 R है, ये R4 माइनस R3 है, और R2 का वैल्यू कितना निकाला था? तो अगर मैं लिखूं 0.7 R इज ग्रेटर देन 2.66 R, क्या ये सही माना जाएगा कि नहीं? नो सर। है जी, सही मान ले? नो सर। ये सही नहीं माना जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दिया। फिर लिखा 2R इज लेस देन R4, क्या R4 का वैल्यू 2R से बड़ा आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा। R4 का वैल्यू 2R से बड़ा आ रहा है कि नहीं? R4 का वैल्यू तो 4R आ रहा है, तो 4R को 2R से बड़ा मानते हैं हम कि नहीं मानते? यस सर। हाँ, मान सकते हैं, 4R बड़ा हो सकता है 2R से, तो ये सही लग रहा है। फिर लिखा R1 0 R2 इज लेस देन R4 माइनस, ये दोनों तो उल्टे आंसर है, तो अगर ये गलत हो गया तो ये सही हो जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। यस सी सर। और डी दो ऑप्शन सही हैं। सवाल में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन है बहुत मजेदार सवाल। पहले हमने अंदर वाला निकाला, कैसे आइडिया लगा? V0 से जो बड़े वैल्यूज हैं वो अंदर के हैं, ये दोनों अंदर के हो गए। लेकिन ये 3/2 सुनते ही मुझे पता चल गया सेंटर पे हो, और ये 5/4 का हमने वैल्यू निकाल दिया, रेडियस आ गया। उसके अलावा वाले जो बाहर के नंबर हैं उसमें केवल डिनोमिनेटर बढ़ने से नंबर घट रहा है, तो जितना नंबर में डिक्रीज दिख रहा है V0 के मुकाबले, रेडियस में उतना ही इंक्रीज कर देंगे। अगर ये मैथ समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया। ये सवाल होमवर्क है, खुद कर लेना। आगे देख लें कुछ बचा है क्या? चलो, ये वाला सवाल भी हमने क्लास में किया हुआ था, इसको डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली मतलब सीधा करेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। लिखा है 2 thin concentric conducting shells A and B of radii R and 3R are shown in the figure. Shell A and B are given charge plus Q and minus 3Q initially. Determine the final charge on A and B if, अब एक बार में एक ही कर रहे हैं। पहले शेल A को अर्थ किया, पहले शेल A को, A कौन सा वाला है? शेल A ये वाला है और शेल B ये वाला है। तो अगर मैं A को अर्थ कर दूं, आपको याद है ये क्लास में किया हुआ हमने, यस सर। फिर A वाला चार्ज इररेलेवेंट हो जाता है, मतलब A का चार्ज तुम्हारे लिए नोन नहीं है। सर इस सवाल में तो A पर चार्ज क्यों दिया है? अरे A का चार्ज तो अर्थ से चार्ज आने की वजह से बदल जाएगा, तो क्या A पर बाद में भी Q रहेगा? ये जरूरी है? नो जरूरी नहीं है, रह भी सकता नहीं भी, तो करना पड़ेगा, लेकिन A पर Q ही रहे, क्या ये जरूरी है? नो सर। नहीं, मतलब वो तो रेडियस के हिसाब से कुछ आंसर आएगा। हाँ, लेकिन इसमें आ जाएगा क्यों। चलो बताओ, हमने जब ये सॉल्व किया था कि जब इनर शेल को अर्थ करते हैं और इनर शेल का पोटेंशियल 0 कर देंगे, तो K Q1/R प्लस K माइनस 3Q/3R इक्वल टू 0। समझे क्या भाई? यस सर। ये Q1 किसका चार्ज है? सर। फाइनल चार्ज फाइनल चार्ज किसका? A का। और ये माइनस 3Q किसका है? बी का। B का जो चार्ज हमने दिया वो वही रहेगा, B का चार्ज चेंज नहीं होता, मतलब जिसको अर्थिंग करेंगे उसी का चेंज होगा। R से R काट दिया, 3 से 3 काट दिया, तो Q1 का वैल्यू प्लस Q आ गया। लेकिन हमने A को तो पहले से ही प्लस Q दे रखा है, और फाइनल चार्ज भी A पर कितना आ रहा है? प्लस Q। यानी कि अर्थ से कितना चार्ज आया? 0 आया। तो सवाल पूछा ऑल्सो डिटरमाइन चार्ज, तो हमने बोला A का चार्ज है प्लस Q, B का चार्ज है माइनस 3Q, और चार्ज फ्रॉम अर्थ आ गया 0। ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट अगर करें तो सेकेंड पार्ट में K Q1/3R प्लस K Q/3R इक्वल टू 0। समझ गए क्या? बड़े Yes. वाले को अभी Q1 चार्ज मान लिया, ये B है, और ये वाला A पर चार्ज कितना हमने दिया था? Q। तो A पर Q है, बड़े वाले को अर्थ कर दिया तो A पर तो Q ही है। ठीक है, तो इससे Q1 का वैल्यू आया माइनस Q। बड़े वाले पे मैंने कितना चार्ज दिया हुआ था ऑलरेडी?
-3 -3q दिया था हमने, लेकिन उसमें फाइनली कितना दिख रहा है? -q -q, यानी कि चार्ज फ्रॉम अर्थ कितना आया? -q प्लस चार्ज फ्रॉम अर्थ हुआ +2q। +2 ऐसे +2q अर्थ से चल के आएगा, जिससे कि इसके -3q को बदल के -q कर दें। समझ गए क्या? यस सर। अगर दोनों का अर्थ कर दे तो दोनों 0 हो जाएगा। तो दोनों चार्ज 0 हो जाएंगे। सारे अर्थ करते तो सारे चार्ज एक साथ 0 हो जाते हैं, फिर कोई चार्ज रहता नहीं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल में 2 अननोन हो गए, और दोनों का पोटेंशियल 0 करेंगे तो दोनों का फाइनल चार्ज 0 आ जाएगा। तो आप कुछ भी Q1 Q2 मान के करोगे तो 0 ही आ जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लेना। ये डाइपोल के सवाल हो गए। तो आज के लिए इतना ही, 1 घंटे का समय लगा, ऑलमोस्ट कल के बराबर समय में ही खत्म हो गया। एक सवाल हमने होमवर्क दे दिया, उसको कर लेना। बहुत बढ़िया तुम लोग कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, हम डाइपोल के सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो B2 बैच में मैं पढ़ा दूंगा डाइपोल, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है सर मंडे को क्लास होगी? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नेक्स्ट वीक मेरी क्लास नहीं होगी। 3 दिन तो किसी की भी नहीं होगी नेक्स्ट वीक, यानी केमिस्ट्री पुरुषोत्तम सर की भी नहीं होगी, और पांडे सर और मिश्रा सर की भी नहीं होगी, तो किसी की नहीं होगी। बट 3 दिन के बाद इन लोगों की केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी चालू हो जाएंगी। मेरी फुल नेक्स्ट वीक नहीं होगी, क्योंकि मुझे उसके आगे भी काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए आप बिल्कुल समर वेकेशन है मेरी तरफ से। आप लोग बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करना नहीं, ठीक? यस सर। अच्छा, ये बात मान ली तुरंत, और दिन भर बोलता हूँ पढ़ो पढ़ो तो नहीं मानते हो? ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। बाय सर, गुड नाइट।